बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम वीडियो में स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। मैंने ये चैप्टर के नाम को अलग अलग थोड़ा बड़ा करके लिखा ताकि मैं आपको इस पूरे चैप्टर का मतलब समझा सकूँ। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि हमें जो भी एक्सप्रेशन दी जाएगी हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। जिस तरह हमारे पास अगर आसानी के लिए समझ लें, हमारे पास 4 है तो 4 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 बन गया। यानी 4 एक नंबर था, 4 को हमने दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, 4 के दो फैक्टर्स बना दिए। अगर इसी तरह हम लोग देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फॉर्मूला एक का एक एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये हमने एक एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बना दिए। ये है फैक्टराइजेशन, यानी हमने किसी की तरह उन जो भी हमें एक्सप्रेशन दी जाएंगी हमने उनके फैक्टर्स बना के देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक वर्ड तब यूज किया जाता है जब किसी भी एक्सप्रेशन में कोई अननोन नंबर आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये एक एक्सप्रेशन थी, एक्सप्रेशन में एक अननोन वेरिएबल आ गया, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है, वो कोई भी अल्टरनेट हो सकता है। बस लाजमी तो ये चीज माइंड में रखनी है कि वो वेरिएबल जो भी हमारे पास अल्फाबेट यूज हो रहा है वो एज अ वेरिएबल यूज होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब ये याद रखना है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं आता, जबकि इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है। यहीं पे अगर मैं इसको लिख दूं इक्वल टू 0 तो ये एक्सप्रेशन एक इक्वेशन बन गई। साइड पे चलते हैं मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन एक वर्ड निकला, मैनिपुलेट करने से हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मैनिपुलेट का वर्ड सुनते रहते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है किसी को अपनी बातों में या किसी तरह मैनिपुलेट करके किसी की बात बदल देना। इसी तरह यहाँ से मैनिपुलेशन वर्ड निकला है। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दी गई है, हालांकि जिसमें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, ये इसके दो फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो दोबारा यही बनेगा, यानी हमने इसकी शक्ल बदल दी। तो जिसे हम शक्ल बदल दें तो उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। 4.1 के डिफरेंट क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि हमने उन क्वेश्चन में करना क्या है। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज एंड आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर। हमने जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन होगी हमें उसे फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद हमने उसके अंदर से जो कॉमन फैक्टर है उसको सेपरेटली बताना है कि ये कॉमन फैक्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6x प्लस 12 लिखा हुआ है। 6x को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई x प्लस 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 2। अब मैं 12 को 4 मल्टीप्लाई 3 12 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे 6 कॉमन निकालना है, इसलिए मैंने 12 को 6 मल्टीप्लाई 2 लिखा है। यहाँ से 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, इन दोनों टर्म्स में से मैं 6 कॉमन निकालूंगा, इसे इधर बचेगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 2। अब 6 दोनों में से कॉमन निकल आया, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 6 कॉमन फैक्टर है, तो हम सेपरेटली नीचे बता देंगे 6 इज कॉमन फैक्टर। अब हम लोग करने लगे हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 15y² प्लस 20y। अब 15y² को हम बाहर देखें तो हमें नजर आ रहा है कि दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो हम उनकी मल्टीपल पे इनको लिखेंगे। 15 को मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर को मैं ब्रेक कर दूंगा y इंटू वाई में। वहीं पे मेरे पास आगे 20 है, 20 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू एक वाई लिखा हुआ तो एक वाई। अब मैं कॉमन देखूं तो मेरे पास एक कॉमन निकल रहा है 5, और इसके पास 2 वाई है और इसके पास एक वाई, तो कॉमन में निकलेगा एक वाई। तो मैं बाहर साइड पे लिखूंगा 5 और वाई, पीछे क्या बचेगा, इधर इस टर्म में बचेगा 3 और एक y, और इस टर्म में क्या बचेगा 5 और y बाहर चला गया, तो इधर बच जाएगा 4। तो यहां तक हमें नजर आ रहा है जो कॉमन बाहर निकला है वो है 5y, तो हम लिख देंगे 5y इज कॉमन फैक्टर। थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है -12x² माइनस 3x। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, इसमें नंबर और वेरिएबल के साथ साथ माइनस का साइन भी कॉमन निकलेगा। अब हम देखते हैं कैसे निकलेगा। अब मेरे पास 12 लिखा हुआ है, अब 12 इधर -3 लिखा है, तो 12 से 6 2 12 जितना हमने यहाँ पे बनाया था वहां पे जरूरत ही हमें 6 कॉमन निकालने की, इसे हमने 6 का मल्टीपल में 12 पे लिखा था।
यहाँ पे मुझे -3 कॉमन निकालना है, इसलिए मैं -12 का फैक्टर -3 और इंटू 4 में लिखूंगा। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई 4, -3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12, साइड पे एक्स स्क्वायर है वो सेपरेट एक्स इंटू एक्स, -3 और साइड पे वो एक्स वैसे ये तेरा लिखा हुआ है। अब जब मैं कॉमन निकालूंगा तो कॉमन मेरे पास निकलेगा -3 और साथ एक एक्स, क्योंकि इसके पास 2 एक्स है और इसके पास एक एक्स है। जब कॉमन निकलने के बाद -3 और एक्स कॉमन निकलेगा, पीछे 4 और एक्स बचेगा और ये -3x सारा कुछ बाहर चला गया तो यहाँ पे माइनस बाहर चला गया तो पीछे बचेगा प्लस का साइन, और 3x भी बाहर चला गया तो इसकी जगह पे लिख देंगे y। तो अब हमें नजर आ रहा है कि -3x कॉमन फैक्टर है, तो मैं नीचे लिख लूंगा -3x इज कॉमन फैक्टर। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 4a² प्लस 8ab²। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो नंबर से हमें नजर आ रहा है कि 4 कॉमन निकलेगा। उसके बाद इसके पास a² है यानी 2a है, इसके पास एक a है तो कॉमन एक a निकलेगा। इसी तरह यहाँ पे एक b है और यहाँ पे b² यानी 2b है तो कॉमन इधर से भी एक b निकलेगा। तो हमें नजर आ गया 4 a² को 2 दफा a इंटू बी लिखेंगे, प्लस 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2 और इंटू a इंटू b इंटू b। b² है इसे 2 दफा b, यहाँ पे a² था इसे 2 दफा a। अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास कॉमन निकल रहा है एक 4a और b, 4a और b कॉमन निकल जाएगा तो पीछे बचेगा सिर्फ एक a, यहाँ से प्लस 4 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, b बाहर चला गया तो पीछे बचेगा 2 और b। अब 4ab जब बाहर कॉमन निकला तो हम लिख देंगे कि 4ab इज कॉमन फैक्टर। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है xy -3x² प्लस 2x। अब हम नोट करें तो हम जब पहले 4 पार्ट जो कर चुके हैं उन सब में 2-2 टर्म्स थी। अब इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स के 2 तरह के फैक्टराइजेशन होती हैं। एक जो हम पुराने मेथड से फैक्टर्स को ब्रेक कर करके लिखना, जो बजाय हमें कॉमन नजर आ रहा है हम वो बाहर उठा के लिख रहे हैं। दूसरा तरीका होता है मिड टर्म ब्रेकिंग का, लेकिन अभी यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज नहीं होगा, वो आगे फर्दर क्वेश्चन पे यूज होगा, तो हम वहां पे जाके उस मेथड को भी समझेंगे। फिर वक्त हम यही मेथड यूज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। x और y लिखा हुआ है, x इंटू वाई लिख लेंगे, -3x² लिखा हुआ तो उसको x इंटू एक्स लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स। अब हम नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +2 है, यानी नंबर में इनमें से कोई कॉमन नहीं कर सकते। उसके बाद y देखा जाए तो y सिर्फ इसके पास है, y और किसी के पास नहीं है, इससे हम y भी कॉमन नहीं निकाल सकते। पीछे हमारे पास ऑप्शन बची सिर्फ x। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि हम x कितने कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो इसके पास एक x है, इसके पास 2 x है और इसके पास एक x है, तो कम से कम एक x सबके पास है, इससे हम एक x ही कॉमन निकाल सकते हैं। वो हम एक x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा y -3 और x प्लस 2। एक x इसका और एक x इसका बाहर चला गया, यहाँ पे +2 बचा और यहाँ पे 3x बचा। अब यहाँ से हमें क्या x। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब इसमें देखें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो सारे मल्टीपल 3 के हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन निकलेगा। और AB हमारे पास सबके पास नजर आता है, AB भी कॉमन निकलेगा। अब फैक्टर्स बनाते हैं। पहले हमारे पास सबसे पहले 3 लिखा होगा तो 3 लिख लेंगे, a² b है यानी 2 दफा a लिखेंगे और 1 दफा b, -9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 1 टाइम a और 2 टाइम b, फिर प्लस 15ab, 15 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू a इंटू b। अब हमारे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इन सब में हम लोग देखें तो हमारे पास 3 सब में है, तो मैं 3 कॉमन लिख लेता हूँ। फिर इसके पास 2a है, इसके पास 1a, इसके पास 1a, तो मिनिमम 1a सबके पास है, तो हम 1a कॉमन लिख लेंगे। b 1 इधर है, 2 इधर, 1 इधर, तो b भी मिनिमम 1 सबके पास है, तो हम 1b भी कॉमन निकाल लेंगे। 3 1a और 1b बाहर जाएगा, पीछे सिर्फ 1a बच गया फर्स्ट टर्म में, -2 3 थे, 1 3 बाहर चला गया, 1 3 बचा, एक a था वो बाहर चला गया, एक b भी बाहर चला गया, पीछे सिर्फ एक b बच गया। प्लस थर्ड टर्म में आ जाओ, थर्ड टर्म से 3a और b बाहर चला गया तो खाली इधर बच जाएगा 5। अब हमें नजर आ रहा है कि लास्ट
3 a। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब आपने नोट करना हो तो आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके नोट बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, टेक्सटाइल रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक न्यू चीज ये ऐड की गई है, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना सेक्टर को। अब जिस तरह इतना शोर मचा हुआ था काफी टाइम से कि 9th का सिलेबस बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया, फर्स्ट ईयर के चैप्टर बीच में डाल दिए गए हैं, ये टॉपिक करने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा भाई कितना को टफ हो गया है। सिर्फ बच्चों के लिए मुश्किल बना दिया गया है कि काफी हम ये कर देंगे, बच्चों को कहते नहीं बात जरा सी हो लेकिन उसको ओवर एग्जैजरेट करके इतना फैला दिया गया है कि बच्चों में पढ़ने से पहले इसको टफ समझ चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे तो हमको ही पता चल जाएगा कि कितना आसान टॉपिक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ टाइल्स के बारे में पढ़ना होगा। स्क्वायर टाइल, रेक्टेंगुलर टाइल, यूनिट टाइल। अब आपको स्क्वायर टाइल का नाम स्क्वायर से नजर आ रहा होगा, रेक्टेंगुलर टाइल का रेक्टेंगल से नजर आ रहा होगा, यूनिट टाइल का मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर का तो आपको नजर आ रहा है, ये स्क्वायर बना हुआ है, इस वजह से इसको स्क्वायर टाइल का नाम दिया गया होगा। ये रेक्टेंगुलर शेप की है, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर दिया होगा। यूनिट टाइल है तो ये भी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर का नाम क्यों नहीं दिया? इसलिए उन्होंने कहा है कि ये इसकी साइड को 1 लेस करना है और इनकी जो भी वैल्यूज हैं यानी इन्होंने जिसको रिप्रेजेंट करना है वो एरिया के फॉर्मूला पे डिपेंड करते हुए करना है। जिस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ आपस में मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो तो वहां पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होती है। अब बुक के अंदर बताया गया है कि इसकी एक साइड को हम लोगों ने एक्स लेस कर लेना। क्यों? क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि ये कितने है। ये 1 इंच भी हो सकती है, 2 इंच भी हो सकती है, 3 इंच, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। इसलिए इसकी एक साइड एक्स हम लोग सपोज करके चल रहे हैं। अब स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, इसलिए अगर हम इसको एक्स ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी एक्स है। अब एरिया में लेंथ स्क्वायर होता है, यानी जो भी लेंथ है उसका स्क्वायर लिया जाएगा, तो इस वजह से ये इस स्क्वायर बॉक्स का एरिया एक्स स्क्वायर है। अब चूंकि ये एक्स है और ये साइड इसी के बराबर है तो इसको भी एक्स ही रख दिया जा रहा है बुक के अंदर। अब इस साइड की बारी, यूनिट टाइल में ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनको सिर्फ नंबर बताया गया, साथ यूनिट कोई नहीं बताया गया कि 1 सेंटीमीटर है, 1 इंच है, क्या है, सिर्फ इसको 1 बताया गया है। तो ये 1 है तो ये इसी के बराबर होगी, तो इसको भी हम 1 ही रख करेंगे। अब इसको लेंथ और इसको ब्रेथ कंसीडर करो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास आएगा आंसर एक्स। इसी तरह अगर ये लेंथ इसकी 1 है तो इसकी ब्रेथ भी 1 होगी, और बल्कि स्क्वायर में लेंथ स्क्वायर चाहिए होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर एक्स 1 तो बता दिया, लेकिन इसका हमसे क्या ताल्लुक है, हमने इस क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करना है। हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इधर जितनी की आएंगी ज्यादातर हायर डिग्री 2 की आएंगी। तो डिग्री 2 में रहते हुए हमारे पास एक नंबर होता है एक्स स्क्वायर, एक होता है 2x, एक होता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब जो डिग्री 2 वाला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्क्वायर टाइल सबसे बड़ी टाइल यूज की जाएगी। उसके बाद जो x वाला है यानी डिग्री 1 वाला, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये रेक्टेंगुलर टाइल यूज की जाएगी, और कोई भी कांस्टेंट, अब लाजमी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 7 भी हो सकता है, उसको कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट टाइल आएगी। अब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करने की। हमें कैसे पता चलेगा भाई ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है या पॉजिटिव 1 है या पॉजिटिव 7 है, किस तरह है? बुक में ये शो किया गया है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसके बॉक्स को व्हाइट ही रहने दिया जाएगा, यानी इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, और जो वैल्यूज पॉजिटिव हैं उन पॉजिटिव के लिए उस बॉक्स को ग्रे शेड दे दिया जाएगा। अब हमारे पास तो पेंसिल होती है ग्रे शेड देने के लिए, लेकिन हमारे बोर्ड के पेपर में हमें पेंसिल लेके जाना अलाउ नहीं होता, तो हम उसका जुगाड़ निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पेंसिल की बजाय हम किसी भी पेन से मार्कर की किसी मदद से उस स्केल के अंदर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, इसके अंदर भी लाइन्स लगा दी, एक्स वाला भी पॉजिटिव था उसके अंदर भी लाइन्स लगा दी, और -7 माइनस में था इसके अंदर लाइन्स नहीं लगाई। होप तो आप ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप लोग अगर क्वेश्चन बना रहे हो, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता और आप चाहते हो कि आपकी डायग्राम अच्छी पेपर में शो हो, एग्जामिनर को भी समझ में आए, तो आप लोग इस साइड को
अपने स्केल के 1 इंच के बराबर लटका लो। अगर ये 1 इंच है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी इसकी 1 इंच की साइड होगी। और जब रेक्टेंगल बनाओगे तो यहाँ पे 1 इंच है तो इसको आप 1 सेंटीमीटर लटका लो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो, आपको ड्रॉ करने में आसानी हो। इसी तरह जब आप इसको 1 इंच और इसको 1 सेंटीमीटर लट करोगे तो यहाँ पे ये चारों साइड 1 सेंटीमीटर बनेंगे। अब चूंकि मैंने बोर्ड पे बनाना है तो मैं इधर स्केल यूज नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी साइड सारी बराबर हो, लेकिन आप लोगों ने जब भी अपने नोट बनाने तो नोट में आप लोगों ने स्केल की मदद से बनाना ताकि आपके नोट अच्छे बने। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर में हमारे पास है 5x प्लस 15। 5x प्लस 15 को हम लोग जिस तरह पिछला क्वेश्चन पहले किया था हम पहले उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों में से डायरेक्ट हमें नजर आ रहा है कि 5 कॉमन नजर निकल सकता है, तो 5 कॉमन निकालेंगे, पीछे बचेगा x प्लस 5 3 होता है तो 5 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास बचेगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास पहले फैक्टर्स बन गए, जैसे हमने कहा था फैक्टराइज। आप लोग चाहें तो इसी तरह अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखें, मल्टीप्लाई लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में 5 कॉमन निकाल लें, वो भी सही है, लेकिन आप इसका निकाल लें तो कोई हर्ज नहीं। अब हमारे पास निकला है 5 और x प्लस 3। अब हमें इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। अब पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास x स्क्वायर वाला कोई नंबर नहीं है, यानी इसमें स्क्वायर टाइल कोई भी यूज नहीं होगी। सबसे पहले x है तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन सी रेक्टेंगुलर टाइल यूज होंगी, तो रेक्टेंगुलर टाइल बनाते हैं। अब हमने एक रेक्टेंगुलर टाइल बना ली x क्योंकि एक था। अब आगे प्लस 3 है, अब हमने 3 रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट टाइल यूज करनी है। अब यूनिट टाइल कितना यूज की जाएगी, अब यहाँ पे 3 था इसलिए 3 यूनिट टाइल, क्योंकि ये एक को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक को ये भी एक को, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन जाएगा। तब हमें पता है ये x है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो x प्लस 3 तो बन गया, लेकिन ये 5 कहाँ जाएगा। अब 5 का मतलब है 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसके हम लोगों ने 5 सेट्स बनाने हैं। तो अभी हमने एक बनाया है, हम इसके जैसे भी 4 और बनाएंगे ताकि हमारे 5 सेट्स पूरे हो जाए। अब हम देखें तो हमारे पास x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 के 5 सेट बन चुके हैं। अब इस साइड से देखें तो ये साइड मैंने आपको बताया था कि ये x को रिप्रेजेंट करती है और ये 1 1 1, तो यानी जो हमारे दो फैक्टर्स बने हैं तो उसमें से हमारे पास x प्लस 3 इस साइड पे शो हो रहा है और ये साइड 1 1 1 1 1 पे शो करती है, तो यानी ये सारी 1 1 1 मिलकर क्या 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब फैक्टर्स बनाते वक्त जब पिक्टोरियल इनको रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जो दो फैक्टर्स बनाए हैं वो पिक्टोरियली भी अलग अलग, एक साइड पे एक फैक्टर दूसरी साइड पे दूसरा फैक्टर रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब चूंकि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव थे इसलिए इन सारों को शेयर करेंगे। इस तरह हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे बाकी मिड टर्म ब्रेकिंग। मैंने भी थोड़ी देर पहले मिड टर्म ब्रेकिंग का नाम लिया था, मिड टर्म ब्रेकिंग अब यहाँ पे यूज होगी। अब फैक्टर्स बनाने के लिए मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म का नाम से ही पता चल जाएगा कि मिड वाली टर्म को ब्रेक करना है। अब मिड टर्म को किस तरह ब्रेक करना है और क्यों ब्रेक करना है, हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, जिसमें यहाँ पे 3 और x स्क्वायर है। 3 और x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे बनता है 3x स्क्वायर। मिड टर्म को हमें इस तरह ब्रेक करवाना है कि जब जो भी हम उसको ब्रेक करके दो नंबर्स बनाएंगे तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x स्क्वायर बनना चाहिए और प्लस और माइनस करने से 4x बनना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले x स्क्वायर 4x और 3। अब इसकी मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे, 4x को ब्रेक करेंगे x प्लस 3x में, x और 3x प्लस करोगे तो हमारे पास 4x बनेगा और वहीं पे जब हम 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बनेगा जो फर्स्ट और लास्ट नंबर 3x स्क्वायर बन रहा है, प्लस लास्ट वाला भी एज इट इज लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टू नंबर में से जो कॉमन निकल रहा है वो लिखना है। अब इसके पास 2x और इसके पास 1x है
तो हम कॉमन में सिर्फ एक एक्स लिखेंगे। यहाँ से एक एक्स बाहर चला गया और एक बचा वो लिख दिया। इधर एक ही एक्स था वो बाहर चला गया तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब इन दोनों में हमारे पास नजर आ रहा है कि 3 कॉमन निकल सकता है, तो पीछे इधर बचेगा एक्स, इधर 3 बाहर चला गया तो पीछे बचेगा 1। अब x प्लस वन दोनों के पास है, तो x प्लस वन कॉमन निकाल लेंगे, पीछे बचेगा x प्लस 3। अब ये हमारे पास बन गया। अब हमें इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। अब उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक कांस्टेंट नंबर था और हमारे पास एक x प्लस की एक टर्म थी, तो हमने क्या किया, x प्लस 3 बनाया और 5 टाइम्स इसको बना दिया। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 है लेकिन हमने उसको x प्लस 1 टाइम्स बनाना है, तो अब x प्लस 1 टाइम्स कोई नंबर नहीं है, तो इसका नहीं पता कि हमने किस तरह बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप पे हमने ये टर्म ब्रेकिंग की है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, यानी एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स है, हम पहले वो ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ एक्स है तो मेरी मर्जी में एक्स यहाँ ड्रॉ कर लो या मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। अब नोट करते वक्त ये याद रखना कि मैंने आपको जब पहले समझाई थी टाइप और यहाँ पर ड्रॉ की तो मैंने रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किया था, तो लाजमी है कि हमने इस तरह ही ड्रॉ करना है। हम रेक्टेंगल को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि जो एक्स वाली साइड है वो एक्स के साथ आनी चाहिए। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स ड्रॉ हो गया। अब हमारे पास 3x और 3 रहता है, तो 3x को ड्रॉ करने के लिए अब चूंकि x वाली साइड ये है तो मुझे 3x यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब मैंने 3x भी ड्रॉ कर दिया। अब रह गया सिर्फ 3, यानी 3 1 यूनिट टाइल बनानी है। अब हम नोट करें तो x स्क्वायर प्लस एक्स भी बन गया और 3x भी बन गया और 3 यूनिट टाइल भी बन गई। अब सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी इसलिए सारी कलर होंगी। अब कलर तो हो गए, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि जो दो फैक्टर है वो अलग से डोमिनेंट होने चाहिए। एक्स प्लस 3 है तो वो किसी साइड से डोमिनेंट होना चाहिए, बाकी किसी साइड से। इसी तरह हमारे दो फैक्टर्स बने तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेंट होने चाहिए। अब हमें पता है स्क्वायर टाइल में एक साइड एक्स होती है, इसी तरह रेक्टेंगल टाइल में छोटी साइड 1 होती है, तो ये एक्स और 1 बन गया, तो ये एक्स प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह ये एक साइड एक्स है 1 1 1, तो ये एक्स प्लस 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चले तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब हमने यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, 6 को ब्रेक करना है और 8x स्क्वायर बनाना है। तो इस तरह बनेगा, एक्स स्क्वायर को एलसीएम लिखा रहे हैं और 6x को 2x प्लस 4x लिखेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 2x प्लस 4x 6x बन जाएगा और 2x को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर बन जाएगा। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज में से x कॉमन निकालें तो नीचे बचेगा x प्लस 2 और नेक्स्ट 2 वैल्यूज में से 4 कॉमन निकालें तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 2। मतलब 4 2 8 होता है तो 4 बाहर चला गया 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 और x का 2 बाहर चला गया तो x बाहर चला गया तो 2 रहेगा। अब नोट करें दोनों के पास x प्लस 2 है तो x प्लस 2 आ जाएगा और पीछे बचा यहाँ से x और यहाँ से प्लस 4। अगर आप लोगों को वीडियो में कहीं भी लगे तो बहुत छोटा लगा हुआ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो आप लोगों के पास वीडियो जूम करने की ऑप्शन होती है, आप वीडियो जूम करके सिर्फ उस क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं। अब हमारे पास बन गई ये फैक्टर। अब हमने इसको भी पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, फिर वही बात आ गई x प्लस 4 को x प्लस 2 टाइम्स शो करना है, तो हम नहीं करवाते तो हम इस पे आ जाएंगे। यहाँ से x प्लस 2x देन 4x और 8 रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम x स्क्वायर शो करते हैं, ये बन गया x स्क्वायर। अब आगे 2x है, 2x मेरी मर्जी में यहाँ पे शो कर लूँ, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे किया था इसमें मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। अब मैंने x यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट 4x है, अब 4x जो बच गया वो इस तरह वर्टिकली यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने 4x भी ड्रॉ कर दिया, मेरे पास आएगा 8 यानी यूनिट टाइप में 8 बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 1 1 वाली दो रो बन जाएंगी मेरे पास। अब ये देखें मैंने ये रेगुलर बोर्ड पे अंदाजे से बनाएंगे तो मेरी डायग्राम तेज नहीं बन गई।
इसीलिए आप लोग जब शेयर से बनाएंगे तो आपकी डायग्राम एग्जैक्ट एक जैसी बनेगी। अब इधर की सारी डायग्राम पॉजिटिव थी तो इन सबको भी हम लोग शेयर करेंगे। अब बात आती है कि इन दो फैक्टर्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करना। हमें पता है यहाँ पे ये x है, ये 1 और ये 1, तो x 1 1 यानी x प्लस 2 ये वाली साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। अब x प्लस 4 ऑब्वियसली अगर x प्लस 2 यहाँ से x प्लस 4 यहाँ होगी, x 1 1 1 1 4 टाइम 1 और एक x क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट रह गया, वो लोग नोट कर। पार्ट नंबर ऑलरेडी 4x सेंटर में लिखा हुआ है और बनाना भी हमने 4x स्क्वायर है। तो मिड टर्म ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 4x को लिखेंगे 2x और 2x। जब 2x और 2x को प्लस करेंगे तो 4x बनेगा और वही 2x से 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर भी देगा। अब फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन निकल रहा है, नीचे बचेगा x प्लस 2। नेक्स्ट टू वैल्यूज में से भी 2 कॉमन निकल रहा है तो नीचे बचेगा x प्लस 2। अब मैं दोनों में से x प्लस 2 कॉमन निकालो, पीछे फिर बचेगा x प्लस 2। बताया तो मुझे नजर आ रहा है x प्लस 2 का स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब फिर इसी की मदद से मैं पिक्टोरियली इसको रिविजन करूंगा। सबसे पहले x स्क्वायर, अब फिर 2x और 2x यानी 2x इधर आएंगे 2x इधर आएंगे। तो मैं अब 2x को 2x भी बना लिया, पीछे 4 आएगा 4 बनाएंगे तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब इसमें शामिल करना पॉसिबल है, इसमें भी सबको शेयर करूंगा। अब x 1 और 1 ये भी x प्लस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x 1 और 1 ये भी x प्लस 2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो यहीं एंड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहां से आसानी क्लिक करके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।